नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक पिटफॉल। पिटफॉल होता क्या है ये पहले देखते हैं। जब भी हम कोई डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, एक स्कीमा डिज़ाइन करते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, तो उस समय कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके कारण से वह डेटाबेस एक गुड डेटाबेस नहीं बन पाता है और वो डेटाबेस एक बैड डेटाबेस में परिवर्तित हो जाता है। जो मेन रीज़न होता है कि कुछ अवांछनीय प्रॉपर्टीज़, कुछ अनडिज़रेबल जो प्रॉपर्टीज़ है जो उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में रहता है, जिसकी कोई मीनिंग, रियल वर्ड मीनिंग नहीं हो पाती है, या जिसकी वैल्यू इंसर्शन में या उसकी वैल्यू को डिलीट करते समय या उसको अपडेट करते समय या उसको टेबल दो रिलेशन को मर्ज करते समय कुछ एक ऐसे टपल्स होते हैं या कुछ एक ऐसी उसकी एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज़ होती है। उस एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी के लिए जो टपल्स की जो वैल्यूज़ होती है वो वैल्यूज सटीक नहीं हो पाती है और वो एक ख़राब में परिवर्तित हो जाती है। उसी को हम कहते हैं पिटफॉल। दैट मीन्स एक बैड जो डेटाबेस डिज़ाइन बन जाती है, ख़राब डेटाबेस बन जाती है। ख़राब डेटाबेस डिज़ाइन बनने का जो प्रॉपर्टी रीज़न रहेगा, जो रिलेशनशिप में जो उस रिलेशनशिप को ख़राब करने वाला जो अवांछनीय प्रॉपर्टी होगा, वही डेटाबेस में पिटफॉल कहलाता है। जब भी डेटाबेस में पिटफॉल आती है तो तीन प्रकार की बेसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पहला समस्या है कि डेटा में रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी जो बेसिक समस्या है वो है कि हम उसको इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अनेबल टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन। और होता है स्टोरेज स्पेस वेस्ट हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि डेटाबेस में सेम वैल्यू अगेन एंड अगेन रिपीट होते जाता है। अब हम देखते हैं एक स्कीमा डिस्कस करते हैं। इस स्कीमा के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिटफॉल आखिर उत्पन्न कैसे होता है। हम कंसीडर कर रहे हैं एक कंपनी स्कीमा। इस कंपनी स्कीमा में हमारे पास दो टेबल है। पहला टेबल है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, जहाँ पर एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, डिपार्टमेंट का नंबर, डिपार्टमेंट का नेम और डिपार्टमेंट का मॉर्गन नंबर दिया गया है। इसी प्रकार से एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय का नंबर, प्रोजेक्ट का नंबर, आवर्स, एम्प्लॉय का नेम, प्रोजेक्ट का नेम और प्रोजेक्ट का लोकेशन दिया गया है। अब इसमें देखते हैं कि इसी में किस प्रकार की हमारे पास एनोमलीज प्रॉब्लम हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोमलीज इसी टेबल से हम आगे डिस्कस करेंगे और प्राप्त करेंगे कि इस इंटायर पूरे पिटफॉल की प्रोसीजर में ये जो अवांछनीय जो प्रॉपर्टी है, इस दोनों टेबल को हम रिलेशनशिप को लेकर देखेंगे कि कौन कौन सी अवांछनीय प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोमलीज पैदा होते हैं। इस एनोमलीज में हम देखते हैं कि ये एनोमलीज किस प्रकार की होती हैं। जब भी हम एक रिलेशनशिप स्कीमा में एट्रीब्यूट बनाते हैं या उसकी ग्रुपिंग करते हैं तो हमें उस समय ध्यान रखना होता है कि सभी एट्रीब्यूट उस रिलेशनशिप से संबंधित हो और उसका रियल वर्ल्ड में मीनिंग होना जरूरी होता है। अगर कुछ भी एट्रीब्यूट मिस हो जाता है या फिर उस एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यू मिस हो जाती है तो उसकी जगह हम उसे किस में रिप्रेजेंट कर देते हैं, नल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहां पर डेटाबेस की अनियमितता पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस टेबल में देखेंगे कि हम कैसे एक डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बाकी रेस्ट ऑफ के लिए वैल्यू नल हो जा रहा है। एक डेटा हम डिलीट कर रहे हैं तो उसके लिए किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जा रही है, या उसे अपडेट कर रहे हैं तो किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं एनोमलीज से। तो देखते हैं रिडंडेंसी प्रॉब्लम। रिडंडेंसी इंफॉर्मेशन में हमारे पास चार बेसिक जो प्रॉब्लम हो गए रिडंडेंसी में। पहला होगा इंसर्ट एनोमलीज, दूसरा होगा डिलीट एनोमलीज, तीसरा अपडेट एनोमलीज और चौथा होगा नल वैल्यू इन ए टपल्स। ये जो है इन्हीं कारणों से डेटाबेस में पिटफॉल उत्पन्न होती है या अनियमितता होती है। तो देखते हैं कि सबसे पहले होता क्या है, रिडंडेंसी इंफॉर्मेशन होती क्या है। रिलेशनल स्कीमा जब हम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करते समय हमारा सबसे मेन जो लक्ष्य होता है, प्रमुख जो एम्ब होता है हमारा डेटाबेस का, वो है कि स्टोरेज स्पेस कम से कम होना चाहिए। यदि एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार स्टोर किया जाए तो डेटा रिडंडेंसी कहलाएगी।
एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार अगर हम रिपीट कर रहे हैं, एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार स्टोर कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगी? डेटा रिडंडेंसी कहलाएगी, जिसके कारण से स्टोरेज स्पेस वेस्ट होगा। एट्रीब्यूट का रिलेशन स्कीमा में ग्रुप बनाना स्टोरेज स्पेस को बचाने का एक प्रभावकारी उपाय हो सकता है, यानी कि डेटाबेस को ग्रुपिंग में कर दे तो उससे कुछ हद तक हम इसे पिटफॉल से हम निपट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो टेबल था हमारा, उस टेबल में देखते हैं कि एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट वैल्यू pertaining to a particular department we repeat for the every employee who work for the department। अगर मान लीजिए हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए एक टेबल बनाए हैं और उसमें एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नाम का प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है, तो हमें प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए सेम वैल्यू को, प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए डिपार्टमेंट के नाम को हमको क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। जबकि हम इसे हटा सकते थे और हटाकर जब सारे के सारे एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन हम एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट जो नेम है उसको अलग से ऊपर में जो टेबल का नेम है उसके साथ हम शो कर सकते थे, उसे बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं थी। सिमिलरली अगर मान लीजिए सारे एम्प्लॉय एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट के नेम को बार बार हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार की समस्याएं जो होती है जिसमें हम डेटा को बार बार रिपीट करते हैं, यही क्या कहलाती है? रिडंडेंसी प्रॉब्लम कहलाती है। अब ये रिडंडेंसी प्रॉब्लम में सबसे पहले होता है इंसर्शन ऑफ एनोमलीज। एनोमलीज इंसर्ट कैसे होता है, यानी कि एक अवांछनीय चीज़ आपकी डेटाबेस में कैसे इंसर्ट हो रही है, इसके लिए हम दो डिफरेंट तरीके देखते हैं। इंसर्ट एनोमलीज कैन बी डिफरेंशिएट इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। हम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय रिलेशन को लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं टू इंसर्ट ए न्यू एम्प्लॉय इन ए डिपार्टमेंट टेबल। यदि डिपार्टमेंट टेबल में हम एक नया एम्प्लॉय इंसर्ट करना चाहते हैं, वी मस्ट इंक्लूड आइदर द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ ए डिपार्टमेंट दैट द एम्प्लॉय वर्क फॉर और नल। We must include either the attribute value for the department that the employee work for or null। अगर हम मान लीजिए एक एम्प्लॉय को इंसर्ट करते हैं तो उस एम्प्लॉय के साथ पूरे के पूरे हमें सारी जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू हमें डालना पड़ेगा। अगर वहाँ पर वैल्यू प्राप्त नहीं है तो उसकी जगह हमें क्या देना पड़ेगा? नल देना पड़ेगा, क्योंकि एक एम्प्लॉय करने पर सारे एम्प्लॉयों के एम्प्लॉय वर्क को हमें वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो दूसरी मेन डिफ़िकल्टी होगा वो है इंसर्ट ए न्यू डिपार्टमेंट। अगर हम एक न्यू डिपार्टमेंट इंसर्ट करते हैं, हैज़ नो एम्प्लॉय येट। अगर हम एक डिपार्टमेंट एक ऐसा इंसर्ट कर रहे हैं जिसपे कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, द ओनली वे टू प्लेस द एम्प्लॉय एट्रीब्यूट दिस केस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉय नंबर इज द प्राइमरी की। तो ऐसी कंडीशन में अगर एम्प्लॉय का नंबर हमारा प्राइमरी की है तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो डेटा को इंसर्ट करते समय यदि एक टेबल में नया टपल हम इंसर्ट करते हैं तो उस एम्प्लॉय के लिए डिपार्टमेंट नंबर के अलावा डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन आदि भी हमें इंसर्ट करनी होगी, जबकि इस टेबल को अलग अलग कर देने से इस प्रकार की समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। यानी कि टेबल को डिकम्पोज करके हम जो इंसर्शन एनोमलीज की जो प्रॉब्लम है उसे हम दूर कर सकते हैं। जो सेकंड हमारा एनोमलीज प्रॉब्लम है वो है डिलीशन। यदि हम if we delete an employee table that has the represent the last employee working for a particular department, यदि हम डिपार्टमेंट टेबल में से उस एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहते हैं जो उस डिपार्टमेंट नंबर का सबसे अंतिम एम्प्लॉय है, तो उस सिचुएशन में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही समाप्त हो जाता है और एक प्रकार से अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट इज लॉस्ट फ्रॉम द डेटाबेस, वो डेटाबेस से ही समाप्त हो जाता है। तो पहला इंसर्ट करते समय जो एनोमलीज आया, दूसरा कौन सा? डिलीशन एनोमलीज आया। तीसरा जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एनोमलीज, जब यदि मान लो जाए
हम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को अपडेट करते हैं। यदि डिपार्टमेंट से किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को अपडेट किया जाता है तो उससे एक अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि कैसे अनियमितता उत्पन्न होगी। यदि डिपार्टमेंट नंबर 5 के नाम को अपडेट किया जाए तो उस डिपार्टमेंट से संबंधित प्रत्येक एम्प्लॉय की वैल्यू को भी अपडेट करना होगा। अगर हम डिपार्टमेंट नंबर 5 को अपडेट कर रहे हैं, यदि डिपार्टमेंट नंबर 5 के नाम को हम अपडेट कर दिए, डिपार्टमेंट नंबर 5 की जगह उसको कोई दूसरा नाम दे दिए, तो इन दैट सिचुएशन डिपार्टमेंट नंबर 5 में जितने सारे भी एम्प्लॉय थे उनकी वैल्यू को भी हमें अपडेट करना होगा, नहीं तो अनियमितता उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 5 को हमने अपडेट कर दिया तो उसके अंदर जितने सारे वैल्यूज़ है, जितने सारे भी एम्प्लॉय थी उनको भी हमें अपडेट करना होगा। यानी कि एम्प्लॉय टेबल में भी अपडेशन जरूरी है। यदि हमने सिर्फ डिपार्टमेंट टेबल में अपडेशन परफॉर्म किया और एम्प्लॉय टेबल में अपडेट नहीं किया तो अनियमितता उत्पन्न होगी। इस समस्या के लिए हमें दूर करना है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, टेबल को 2 या 2 से अधिक टेबलों में डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नल वैल्यू टेबल्स। नल वैल्यू टेबल्स कैसे होते हैं? कभी कभी हम कुछ ऐसे बड़े स्कीमा को डिज़ाइन करते हैं जो बहुत से एट्रीब्यूट को ग्रुप करने से बनता है। मान लो जाए हम एक ऐसे टेबल को डिज़ाइन कर रहे हैं, एक नया टेबल बना रहे हैं जो कि बहुत सारे रिलेशन की ग्रुपिंग से बना हो। यदि कुछ एट्रीब्यूट जो कि सभी टेबल्स के लिए लागू ना हो, कुछ एक ऐसे एट्रीब्यूट है जो सभी के लिए लागू ना हो, ऐसे सिचुएशन में एट्रीब्यूट्स उस रिलेशन में उपस्थित तो होगा परंतु उसकी जितनी सारी भी वैल्यू होगी वो नल से रिप्रेजेंट रखा जाएगा, जो कि स्टोरेज स्पेस को वेस्ट करेगा। तथा कभी कभी अन्य प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाएगी उसमें, जो जैसे कि हमें एल्जेब्रिक फंक्शन उपयोग करना है, सम है, काउंट है, एवरेज है, तो इस प्रकार की अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। तो नल वैल्यू के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला मुख्य कारण होता है एट्रीब्यूट डज नॉट अप्लाई टू दिस टपल्स, वह एट्रीब्यूट उस टपल पर अप्लाई ना हो। दूसरा, उस टपल के लिए एट्रीब्यूट की वैल्यू अननोन हो, एट्रीब्यूट वैल्यू फॉर दिस टपल इज अननोन। तीसरा, वह वैल्यू ज्ञात हो पर एब्सेंट हो, एट्रीब्यूट वैल्यू नो बट नॉट येट रिकॉर्डेड। तो जो पिटफॉल, इंटायर पिटफॉल में हमने देखा कि पिटफॉल की जो उत्पन्न होने का मेन रीज़न ये है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो अवांछनीय हो जाना। अब ये अवांछनीय प्रॉब्लम के कारण, प्रॉपर्टी का अवांछनीय प्रॉपर्टी का अवांछनीय ही पिटफॉल कहलाता है। तो इसका मेन रीज़न था रिडंडेंसी, बार बार इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, सेम इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, जिससे स्टोरेज स्पेस वेस्ट होते जा रहा था, पहला। दूसरा, इसकी जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोमलीज आई, इस एनोमलीज में सबसे पहले जब वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो सारे के लिए इंसर्ट करना पड़ा है, डिलीट कर रहे हैं, लास्ट एम्प्लॉय है तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट डिलीट हो जा रहा था, मॉडिफाइड कर रहे हैं, अगर एक टेबल में मॉडिफाइड करें तो उसके से मेरे लिए अगर वैल्यू दूसरे में तो दूसरे में भी हमें पूरी के पूरे को मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तीसरा, अगर 2 टेबल को मर्ज कर रहे हैं और वो एक टेबल का पर्टिकुलर वैल्यू दूसरे टेबल के उस टपल पर अवेलेबल नहीं है तो या तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसकी जगह हमें से ज्वाइन ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो वो वहाँ पर वैल्यू नल से हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो नल होने के 3 कारण हमने देखा था। पहला देखा था कि वह एट्रीब्यूट उस टपल के लिए अप्लाई ही ना हो, दूसरा, उस टपल के लिए एट्रीब्यूट की वैल्यू अननोन हो, तीसरा, वह वैल्यू ज्ञात हो बट एब्सेंट हो। इसके प्रकार जनरेशन ऑफ सुपीरियर टेबल, अगर हमें इस प्रकार की कंडीशन को हमें दूर करना है, पिटफॉल के सिचुएशन को दूर करना है, तो हम ऐसे सिचुएशन में इस जो टेबल था उस टेबल को जिस प्रॉपर्टी के कारण अवांछनीयता उत्पन्न होती है उस अवांछनीय प्रॉपर्टी को हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी एक टेबल को एक से अधिक टेबल में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो स्कीमा देखा था उसको और अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय लॉस के लिए एम्प्लॉय नेम और उसकी लोकेशन, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 1 एम्प्लॉय अलग प्रोजेक्ट के लिए है तो उसके लिए।
तो इफ़ यू attempt the natural join operation all the above relation the result produce the many much more tuples देन ओरिजिनल सेट ऑफ टपल्स। अगर हम इसमें नेचुरल ज्वाइन उपयोग कर दें तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा टपल्स इसमें रहेंगे जो कि ओरिजिनल टेबल का नहीं है। अब जब वापस मिलाया जाए तो ओरिजिनल टेबल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार के भी प्रॉब्लम हो जाती है। रिलेशनल अलजेब्रा में अगर हम चाहते हैं कि पिटफॉल ना आए तो उसके लिए रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशन जब हम बनाते हैं, एक डेटाबेस जब बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि उस डेटाबेस में किसी भी प्रकार की अवांछनीय प्रॉपर्टी ना हो या पिटफॉल की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो उसके लिए हमें कुछ गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा डेटाबेस डिज़ाइन करते समय, जिससे कि पिटफॉल की सिचुएशन उत्पन्न ना हो। पहला, डिज़ाइन ए रिलेशन स्कीमा दैट इज़ ईजियर टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। हमें एक ऐसा डेटाबेस डिज़ाइन करना है जो उसकी मीनिंग को आसानी से समझा सके। Do not combine the attribute from the multiple entry types of relationship types in a single relation। हमें मल्टीपल टाइप्स के एट्रीब्यूट को कंबाइन नहीं करना है जिनके लिए हमारे पास रिलेशनशिप में सिंगल वैल्यू हो। सेकंड जो गाइडलाइन है, डिजाइन द बेस स्कीमा दैट नो इंसर्शन डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन एनालाइज टू प्रेजेंट इन द रिलेशन। हम एक ऐसा स्कीमा डिजाइन करना है जिसमें किसी भी प्रकार के हम इंसर्शन डिलीशन और मॉडिफिकेशन के एनालाइज की सिचुएशन उत्पन्न ना हो। तीसरा गाइडलाइन, एज फॉर एज पॉसिबल अवॉइड द प्लेसिंग एट्रीब्यूट इन द बेस रिलेशन whose वैल्यू में बी फ्रिक्वेंटली टू बी नल। हमें उसे अवॉइड करते जाना है उस प्रकार की टपल्स की एट्रीब्यूट को जिसमें नल वैल्यू हो। डिजाइन ए रिलेशन स्कीमा सो दैट वी कैन ज्वाइन द इक्वलिटी कंडीशन ऑन द एट्रीब्यूट दे आर आइदर प्राइमरी की और फॉरेन की। जब भी हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें ध्यान में रखिए कि हम ज्वाइन ऑपरेशन में जो उसकी कॉमन जो एट्रीब्यूट है जो या तो प्राइमरी को हो या फॉरेन की हो, उसी के आधार पर उसको हम ज्वाइन करें। थैंक यू।